कहानी की शुरुआत में हम वैन को देखते हैं जो पहले एक बहुत ही बोर ऑफिस वर्कर था। वो ज्यादातर समय अपने ऑफिस में ही रहता था और घर सिर्फ सोने जाता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो अचानक 2 साल के बच्चे के रूप में जागता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। वो देखता है कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं और ये बात उसे और भी ज्यादा अजीब लगती है। वो कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता है ताकि समझ सके कि वो किस जगह पर है। फिर वो सीधे खिड़की के पास जाता है। बाहर उसे पुराने जमाने का एक बड़ा कासल और उसके आसपास फैला हुआ शहर दिखता है। वो नजारा देखकर पूरी तरह उसमें खो जाता है। तभी उसकी मेड टिल भागती हुई आती है क्योंकि उसे लगता है कि वैन खिड़की से नीचे कूद सकता है। टिल उसे नीचे उतार देती है क्योंकि वहाँ खड़ा होना खतरनाक था। वैन बस उस नजारे को देख रहा था और उसी में डूब गया था। टिल को ये बात अजीब लगती है कि वैन इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी से बात कर रहा है। उसी समय वैन को याद आने लगता है कि उसने पहले भी इस जगह पर जिंदगी जी है। वो मनी मन सब कुछ दोबारा याद करता है। उसे अपना नाम वैन याद आता है और ये भी याद आता है कि उसके पिता मार्केस है। उसे अपने 3 बड़े भाइयों के नाम भी याद आ जाते हैं। ये सब देखकर टिल को बहुत हैरानी होती है। कुछ ही देर में नाश्ते का समय हो जाता है। 3 मेड वैन के पास आ जाती हैं और उसे खाना खिलाने लगती हैं क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। वैन को ये सारा ध्यान अच्छा लगता है क्योंकि शरीर भले ही 2 साल का है लेकिन अंदर से वो एक बड़ा आदमी है। तभी उसके पिता जलपा आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि वो आज क्या पढ़ने वाले हैं। तीनों भाई अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिसके बाद जलपा वैन की तरफ ध्यान देता है और उससे पूछता है कि वो क्या करेगा। वैन गंभीर होकर सोचता है और तय करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो शुरुआत से ही अपने देश की कल्चर और हिस्ट्री सीखेगा। उसके भाई ये सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन जलपा हंसता है और कहता है कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कम आंका था। उसे लगता है कि वैन भी उसी तरह का फायर मैजिक में अच्छा होगा क्योंकि उसकी माँ भी उसी में अच्छी थी। उसे वैन से बहुत उम्मीद होने लगती है। वैन को पहले से ही पता होता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की मैजिक होती है लेकिन नोबल लोग सिर्फ 4 बेसिक एलिमेंट्स को पसंद करते हैं जिनमें फायर, वाटर, विंड और अर्थ आते हैं क्योंकि इनके अटैक पावर ज्यादा होती है। बाकी तरह की मैजिक को बेकार माना जाता है। वैन के तीनों भाइयों के पास इन्हीं 4 एलिमेंट्स में से कोई एक होता है। बाद में उसी दिन वैन टिल से अपने देश के बारे में सीखता है। उसे ये जानकर खुशी होती है कि इस दुनिया में कितनी तरह की इंटेलिजेंस स्पीसीज है। टिल उसे एल्व्स, डार्विस और बाकी स्पीशीज के बारे में बताती है। बाकी मेड टिल को रोकती है और कहती है कि एक बच्चा ये सब नहीं समझ पाएगा। वैन इस बात पर ध्यान नहीं देता और टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछने लगता है। टिल उसे बताती है कि मैजिक क्रिस्टल्स और मैजिक रॉक्स होते हैं जिनमें मैजिक स्टोर की जा सकती है और उनसे मैजिक टूल बनाए जाते हैं। वैन अभी बस बेसिक बातें सीख रहा होता है। तभी पुराना बटलर एस्पराडा आता है और उसके सामने बहुत सारी किताबें रख देता है। वो देखना चाहता था कि वैन को पहले से कितना ज्ञान है ताकि पढ़ाई सही तरीके से शुरू की जा सके। वैन उसके सख्त चेहरे और बड़ी मूछें देखकर थोड़ा डर जाता है। वो बताता है कि वो ठीक से पढ़ नहीं सकता लेकिन उसे थोड़ा बहुत मैथ आता है। बटलर सबसे आसान सवाल से शुरू करता है और वैन से 3 और 5 जोड़ने को कहता है। वैन बिना उंगलियों पर गिने सही जवाब दे देता है। बटलर इससे बहुत खुश होता है और तय करता है कि वो वैन को खुद पढ़ाएगा। वैन को भी तभी समझ आ जाता है कि अब मुश्किल समय आने वाला है। सच में ऐसा ही होता है क्योंकि एस्पराडा उसे सुबह से रात तक पढ़ाता रहता है लेकिन इसी वजह से वैन कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख जाता है। इसके बाद वो और मेहनत से पढ़ाई करता है। जब वैन 4 साल का होता है तो उसकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसकी पहली ट्रेनिंग पार्टनर टिल होती है। टिल इतनी तेजी से बचती है कि वैन की लकड़ी की तलवार एक ही बार में उसे छू नहीं पाती। वैन थक कर घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि वो उसे एक ही बार में नहीं मार पाता। टिल उसे छेड़ती है कि उसने उसे हरा दिया। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है। तभी बाकी मेड टिल को पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक नोबल का मजाक उड़ा रही है। वो वैन से कहती है कि टिल को सजा दी जाए। वैन कहता है कि सब ठीक है लेकिन मेड जिद करने लगती है। फिर आखिर में वैन बस टिल के माथे पर हल्की सी चोट मारता है और कहता है कि अब इंसाफ हो गया। अगले 1 साल तक वैन सिर्फ स्वॉर्ड ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट को भी हरा देता है क्योंकि वो सब बच्चे होते हैं और उनके अटैक पैटर्न बहुत सिंपल होते हैं। वैन का दिमाग एक बड़े आदमी जैसा होता है, इसी वजह से वो उनसे आगे निकल जाता है। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि वैन लड़ाई में भी जीनियस है। उन्हें देखकर और भी हैरानी होती है कि वैन उनसे अच्छे से पेश आता है जबकि वो बस उससे नीचे सोशल लेवल से आते हैं। इसके बाद वैन थोड़ा आराम करता है। तभी नेट्स का डिप्टी कमांडर डी वहाँ आता है और वैन के हाथ देखने लगता है। उसे लगता है कि वैन के हाथ बहुत स्मूथ है और उनमें मेहनत के निशान नहीं है। उसे समझ में आता है कि बिना ज्यादा प्रैक्टिस के वैन इतना अच्छा कैसे बन गया। वैन बताता है कि वो पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि रोज ट्रेनिंग नहीं कर पाता। तब डी कैजुअली ये बात बता देता है कि मार्कस ने एस्पराडा को ऑर्डर दिया था कि वैन की पढ़ाई 3 गुना ज्यादा हार्ड रखी जाए। ये सुनकर वैन को बहुत झटका लगता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पढ़ाई कितनी लंबी और थकाने वाली क्यों थी। डी पूछता है कि क्या वैन स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने में इंटरेस्ट दिखाता है। वो कहता है कि अगर वैन चाहे तो मार्कस से कहेगा कि उसकी पढ़ाई थोड़ी
कम कर दी जाए ताकि वो अपने देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बन सके। वैन सोचता है और तय करता है कि वो पढ़ाई और शॉर्ट स्किल दोनों पर ध्यान देना चाहता है। डी ये सुनकर फैसला करता है कि वो खुद वैन को ट्रेन करेगा ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। डी वैन को भरोसा देता है कि वो उस पर ज्यादा जोर न डाले क्योंकि वो अभी बच्चा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। डी की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है, फिर भी वैन को अपनी नई जिंदगी पसंद आने लगती है। एक और साल बीत जाता है। अब 6 साल का वैन पूरे इलाके में जीनियस के नाम से जाना जाता है, लेकिन किताबों और तलवारों के बीच उसकी जिंदगी बहुत थका देने वाली हो जाती है। एक दिन वो टिल से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। टिल उसे 2 नाइट के साथ मार्केट ले जाती है। वैन अलग अलग तरह की दुकानों को देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने पीछे एक बड़ी बिल्डिंग को देख और टिल उसे बताती है कि ये मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में है। वैन समझ जाता है कि इस दुनिया का वॉलमार्ट जैसा है। तभी वैन देखता है कि एक आदमी एक गंदे और बुरी हालत वाले लड़के को घसीट रहा है। वो आदमी वैन को दूर देखने को कहता है। वैन के नाइट्स उस आदमी से नाराज हो जाते हैं। वैन उन्हें रोक देता है और उस आदमी से पूछता है कि वो उस लड़के को क्यों घसीट रहा है। आदमी घमंड से बताता है कि वो अपने बेटे को स्लेवरी में बेचने जा रहा है। ये बात वैन को बहुत शॉक कर देती है। टिल उसे बताती है कि इस दुनिया में गरीब लोग पैसे के लिए अपने बच्चों को स्लेवरी में बेच देते हैं। वैन को ये बात बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ एक सांवली औरत आती है। वो मर्किस के सबसे छोटे बेटे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। टिल गर्व से फैमिली क्रेस्ट दिखाती है और वो औरत अपना नाम रोजी बताती है और कहती है कि वो मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। वैन तुरंत उससे नीले बालों वाले लड़की की कीमत पूछता है। रोजी एक नजर देखकर उसके पिता से पूछती है कि क्या उस लड़की के पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। पिता बताता है कि उसके पास चोरी करने वाली मैजिक है। रोजी कहती है कि ऐसे लड़के की कीमत सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन है। ये सुनकर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को मारने लगता है। रोजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी लड़के को किसी और शॉप में ले जाने का फैसला करता है। तभी वैन 5 बड़े सिल्वर कॉइन देने की बात करता है। मजबूरी में वो आदमी ये डील मान लेता है। वैन उस लड़की को आजाद करता है और उसे उठाने में मदद करता है। उसे उसका नाम पता चलता है। लड़का खुद को काम बताता है। वैन उसे बताता है कि अब वो जहाँ चाहे जा सकता है। टिल को ये अजीब लगता है कि वैन ने लड़की को खरीद कर ऐसे ही छोड़ दिया। वैन समझाता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। बाद में पता चलता है कि काम के पास जाने की कोई जगह नहीं है। वैन उसे मेंशन ले जाने का फैसला करता है। नाइट्स बताते हैं कि बिना पहचान वाले लड़के को मेंशन ले जाने के लिए उसे स्लेव के रूप में लेना पड़ेगा। वैन को ये बात अंदर से बहुत बुरी लगती है, लेकिन काम को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वैन मजबूरी में मान जाता है। रोजी बीच में रोकती है और कहती है कि पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। वो दोनों लड़कों से हाथ पकड़ने को कहती है। वो एक स्पेल यूज करती है जिससे काम के हाथ के पीछे एक निशान बन जाता है। ये निशान दिखाता है कि काम अब वैन की सेवा करेगा। इसके बाद वैन काम को मेंशन ले जाता है। कुछ समय में काम एक अच्छा और लॉयल सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन को बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे एक कुकी देता था कि वो झूठ बोल दे कि वो यहाँ नहीं है। काम कुकी ले लेता है और बताता है कि डी को पहले से पता है कि वैन यही है। वैन उसे कोई कहानी बनाने को कह देता है। तभी वो देखता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिए थे। काम बताता है कि वो अपने हाथ का निशान सबको दिखाना चाहता है क्योंकि ये प्रूफ है कि वो वैन की सेवा करता है। लेकिन जब वैन बताता है कि वो सच में चाहता था कि काम ग्लव्स पहने तो काम तुरंत अपना मन बदल लेता है। तभी डी दरवाजे पर दस्तक देता है। काम बाहर जाकर उसे बताता है कि वैन यहाँ नहीं है। डी कहता है कि एक सर्वेंट ने वैन को अंदर जाते देखा था। काम बोल देता है कि वो आदमी दिन दहाड़े अजीब चीजें खा रहा होगा। डी को शक होता है क्योंकि काम के मुंह के पास कुकी के टुकड़े होते हैं। काम फटाफट मुंह साफ कर लेता है और कह देता है कि शायद डी भी वही चीज खा रहा है और उसे भ्रम हो रहा है। डी को देखकर हैरानी होती है कि एक स्लेव बॉय अपने मास्टर को बचाने के लिए उससे इस तरह बात कर रहा है। डी इससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो तय करता है कि अब वैन की जगह काम को ट्रेनिंग देगा। 2 साल बीत जाते हैं। अब वैन 8 साल का हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अब उसका अप्राइजल सेरेमनी होने वाला है। सब लोगों को उससे बहुत उम्मीदें होती है। सब चाहते हैं कि वैन आगे चलकर उनका लॉर्ड बने क्योंकि वो जीनियस भी है और सबके साथ अच्छे से पेश भी आता है। उसके पिता को पूरा भरोसा होता है कि वैन भी फायर एलिमेंट मैजिक यूज करेगा, लेकिन अप्राइजल के समय सब कुछ बदल जाता है। पता चलता है कि वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक का टैलेंट है। ये सुनते ही उसके पिता के चेहरे पर नाराजगी और डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। वो कहता है कि प्रोडक्शन मैजिक नॉवेल्स में सबसे बेकार मानी जाती है। इससे लोग तलवार और दूसरी चीजें बना सकते हैं, लेकिन ये काम बिना मैजिक के भी हो सकता है। किसी को भी ऐसे नोवेल की जरूरत नहीं होती जो बस एक फैंसी ब्लैकस्मिथ जैसा हो। उसके पिता कहता है कि वो और उसके वाइफ दोनों स्ट्रॉन्ग फायर मेज थे और ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनका बेटा सबसे कमजोर मैजिक वाला निकलेगा। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सोचता है कि उससे बड़ी गलती पहले ही हो गई थी और अब वो उसे ठीक करेगा। वह डर के मारे जम जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। तभी उसका सबसे बड़ा भाई मैरकिया आगे आ जाता है
और वैन के सामने खड़ा हो जाता है। वो सुझाव देता है कि उनके इलाके में एक दूर का गांव है जो अभी डेवलप नहीं हुए और वैन को वहां भेज दिया जाए। उसका पिता उससे पूरी बात समझाने को कहता है। मैरिया बताता है कि उसे बिना नाव वाले गांव में सिर्फ 100 लोग रहते हैं और वहाँ कुछ भी खास नहीं है। उत्तर की तरफ पहाड़ों में खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। बगल में दूसरे नोबल का इलाका है। उसके आगे राइवल किंगडम येलिनीता है। वहाँ सिर्फ कभी कभी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। उसका पिता इस प्लान से सहमत हो जाता है कि वो इलाका हाल ही में मिला है और वहाँ के लोग अभी उनके परिवार के लॉयल भी नहीं है। ऐसे में किसी फैमिली मेंबर को वहाँ भेजना सही फैसला होगा। वो मेरिका की तारीफ करता है कि उसने फैमिली की बदनामी का इस्तेमाल ढूंढ लिया। फिर वो वैन को जल्दी से जल्दी गाँव जाने का आदेश देता है। सब लोग वहाँ चले जाते हैं। मेरिका वैन से माफी मांगता है कि उसे इतनी मुश्किल जगह भेजने का सुझाव देना पड़ा। वो बताता है कि वो उस वैन की जान बचाना चाहता है। वैन उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। मेरिका वादा करता है कि वो गांव में वैन की जिंदगी आसान बनाने में पूरी मदद करेगा। थोड़ी देर में वैन अपना सामान पैक करने लगता है। टिल मार्किस बहुत गुस्सा होती है कि वो वैन को इतनी दूर भेज रहा है, लेकिन वैन बताता है कि वो खुद इसके लिए एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा। जब सामान गाड़ियों में रखा जाता है, वैन सोचता है कि उसके पिता ने उसे कोई नाइट साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। मेरिका को मजबूरी में एडवेंचर्स को हायर करना पड़ा ताकि उसकी प्रोडक्शन हो सके। शुरू में उसे सिर्फ काम को साथ ले जाने की इजाजत थी, लेकिन भाई की वजह से अब टिल भी उसके साथ जा रही होती है। तभी डी वहाँ जाता है। वो बताता है कि वो भी साथ जाएगा ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। वैन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन डी कहता है कि उसे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि नाइट साथ नहीं जा सकते। वो अपने साथ 2 और नाइट्स भी ले लेता है। इतना ही नहीं, एस्पराडा भी वहाँ जाता है और बताता है कि उसने इस मिशन से जल्दी रिटायरमेंट ले ली है और अब वो वैन के साथ जाएगा ताकि उसकी पढ़ाई जारी रख सके। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है, वैन को थोड़ा बुरा लगता है कि वो अभी फैमिली क्रेस्ट भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पिता उसे चुपचाप भेजना चाहते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि पूरा शहर उसे विदा करने के लिए जमा है। नाइट्स बड़े बड़े बैनर्स पकड़ लेते हैं जिन पर लिखा होता है कि वैन जा रहा है। ये देखकर वैन घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। नाइट्स बताते हैं कि वो बस डी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और बैनर्स तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक डी खुद ना कहे। लेकिन डी उस समय सो रहा होता है। इस तरह पूरा शहर वैन को अलविदा कहता है। वैन अपने मन में तय करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। थोड़ी देर बाद वैन अपने हाथ में एक पतली सी टहनी लेता है। वो अपनी प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस टहनी को तलवार में बदल देता है। लकड़ी का मेटल में बदलना आम बात नहीं होती और इसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है। काम और टिल ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वैन बस इतना सोचता है कि वो देखना चाहता है कि जिस मैजिक को बेकार कहा जाता है उसका कोई सही यूज हो सकता है या नहीं। तभी टिल बताती है कि वो लोग अब गांव के पास पहुंच चुके हैं। वैन गांव देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो काम से कहता है कि अगर उसे गांव की जिंदगी पसंद ना है तो वो वापस मिशन जा सकता है। वैन ये भी सोच चुका होता है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है और काम को मेरिका के पास भेज सकता है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन काम तुरंत मना कर देता है। वो साफ बता देता है कि वो पहले ही वैन की सेवा करने का फैसला कर चुका है और आखिर तक उसी के साथ रहेगा। ये सुनकर वैन थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल किसी प्रपोजल जैसा लगता है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला था। अचानक कैरिज जोर से हिलती है और रुक जाती है। वैन खिड़की खोलकर बाहर देखता है। एक नाइट बताता है कि आगे परेशानी है क्योंकि गांव पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया है। वैन तुरंत सबको इकट्ठा करता है। डी बताता है कि बैंडिट्स लड़ाई के आदी है और गांव वाले उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उनकी संख्या करीब 50 है। मोटी लकड़ी की दीवार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन वो तीर चलाकर गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डी कहता है कि अगर सब मिलकर लड़े तो बैंडिट्स को भगाया जा सकता है, लेकिन एडवेंचर्स का लीडर और तो मना कर देता है। वो साफ करता है कि उसका काम सिर्फ वैन को गांव तक सुरक्षित पहुंचाना है। वो अपने लोगों को ऐसी लड़ाई में नहीं झोंकेगा जहां उनका नुकसान तय हो। डी समझाता है कि गांव वाले वैन के पहले लोग होंगे जिन पर वो राज करेगा और उनकी रक्षा करना जरूरी है। और तो कहता है कि ये सोच एक नाइट की हो सकती है, लेकिन वो और उसके लोग एडवेंचर्स और उन पर नाइट की सोच लागू नहीं होती। डी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। डी फिर तय करता है कि वो खुद नाइट के साथ बैंडिट से लड़ेगा। वो औरतों से कहता है कि अगर हालात बिगड़ जाए तो वैन को लेकर वापस शहर भाग जाना। वो जानता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तभी एस्पराडा इस प्लेन का विरोध करता है। वो बताता है कि वो सिर्फ एक सर्वेंट नहीं बल्कि एक एलिमेंटल मेज भी है। सब लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते। एस्पराडा कहता है कि वो एक दीवार बनाएगा, उसके पीछे से एडवेंचर्स दूर से हमला करेंगे। उसी समय डी और नाइट्स साइड से हमला करेंगे। एस्पराडा को भरोसा होता है कि चारों तरफ से हमला होने पर बैंडिट्स भाग जाएंगे। वैन उससे पूछता है कि क्या वो खुद वहीं रुक कर लड़ेगा। एस्पराडा बताता है कि उसे लगातार हमला करना होगा ताकि बैंडिट्स का ध्यान उसी पर रहे। वैन को ये बहुत खतरनाक लगता है। उसे डर होता है कि एस्पराडा मर सकता है। एस्पराडा कहता है कि वो ऐसा नहीं मरना चाहता, पूरी ताकत के साथ। वैन कहता है कि एस्पराडा इतने सालों से इसके परिवार की सेवा करता है और वो ऐसी जगह नहीं मर सकता। वो नाइट्स को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। वैन समझाता है कि अगर एस्पराडा और डी दोनों मर गए तो वो गांव को कभी डेवलप नहीं कर पाएगा और उसका पिता उसे मार देगा।
इसलिए वैन एक अलग प्लान सोचता है। वो सबको बताता है कि वो खुद डीको बनेगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। टिल तुरंत मना कर देती है। वो खुद डीको बनने को तैयार हो जाती है। काम भी उसकी जगह लेने को तैयार हो जाता है। वेन बताता है कि वो अपने किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो खुद डीको बनेगा। उसका प्लान होता है कि वो कैरेज लेकर सीधा बैंडिट की तरफ जाएगा ताकि बाकी लोग इस साइड से हमला कर सके। डी को ये प्लान बहुत रिस्की लगता है, लेकिन वेन उसे याद दिलाता है कि उसने उसी में ट्रेनिंग ली है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वेन ये भी सोचता है कि अगर उसकी मौत हो जाए तो अपने लोगों के लिए मरना एक नोबल के लिए सबसे बड़ी बात होगी। वेन अपनी तलवार निकालता है और डी से कहता है कि अगर वो मर जाए तो उसकी लाश वहीं छोड़ दी जाए ताकि उसके परिवार का नाम खराब ना हो। ये सब सुनकर औरतों का मन बदल जाता है। उसे याद आता है कि वो पहले एक नोबल के बेटे की रखवाली नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि सब नोबल घमंडी होते हैं। लेकिन जब वेन ने उससे अच्छे से बात की थी, उसकी तारीफ की थी, तब उसका नजरिया थोड़ा बदल गया। अब जब वो देखता है कि वेन अपने लोगों के लिए जान दांव पर लगाने को तैयार है, तो वो पीछे हटना नहीं चाहता और तो तय करता है कि वो इसी लड़ाई में शामिल होगा। वेन उसे याद दिलाता है कि उसकी जॉब का हिस्सा नहीं है, लेकिन और तो सोचता है कि अगर वो एक बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरने दे तो वो खुद कभी कूल और बैडेस नहीं बन पाएगा। उसके दोस्त उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। फिर डी आगे आता है कि जब तक वो जिंदा है वो अपने लॉर्ड की जान जोखिम में नहीं डालेगा। एस्पराडा भी मान जाता है और कहता है कि अगर वेन को लगता है कि खुद को खतरे में डालना सही तरीका है तो उसे फिर से शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद वो तुरंत एक नया प्लान बनाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर देता है और नाइट्स और एडवेंचर्स को कहता है कि बैंडिट्स को दोनों तरफ से घेर लिया जाए और तो अपने भारी शरीर वाले दोस्तों के साथ एक तरफ दौड़ता है। डी और उसके लोग दूसरी तरफ भागने लगते हैं। उसी समय बाकी एडवेंचर्स दीवार के पीछे से तीर चलाने लगते हैं। कुछ बैंडिट्स वहीं गिर जाते हैं और बाकी का ध्यान बढ़ जाता है। बैंडिट्स का लीडर चिल्लाकर कहता है कि पहले दीवार के पीछे वालों को मारो। तभी डी अचानक अंदर घुस आता है और एक साथ कई बैंडिट्स को उड़ा देता है और तो बाकी एडवेंचर्स और नाइट भी पूरी ताकत से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं जब डी के अंदर से एक डराने वाली फीलिंग निकलती है। इसे देखकर बैंडिट्स डर जाते हैं और भागने लगते हैं। बैंडिट्स का लीडर समझ जाता है कि इस तरह वो जीत नहीं सकते। वो दीवार की तरफ तोड़ते हैं ताकि पीछे वालों को मार सके और तो अपने लोगों को सावधान करता है, लेकिन धीर हो जाती है। एक बहुत बड़ा बैंडिट्स अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाकर हरे बालों वाले पर हमला करने लगता है। तभी वैन समय पर आगे आ जाता है। वो लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, फिर वो उसके पैरों के बीच से निकलता है और पीछे से उसकी घुटनों पर वार करता है। लीडर जमीन पे गिर जाता है। काम भी लड़ाई में कूद जाता है। वो लीडर की कुल्हाड़ी पर पैर रखकर ऊपर उछलता है और आखिरी जोरदार वार करता है। उसके बाद बाकी बचे बैंडिट्स को पकड़ लिया जाता है। वैन की तरफ से किसी को भी नुकसान नहीं होता और तो खुश होता है कि इससे बेहतर नतीजा ही नहीं हो सकता था। वो कहता है कि पेमेंट मिलते ही उनका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसे वैन में इंटरेस्ट होने लगता है। उसे वैन में बहुत पोटेंशियल दिखता है। वो अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो इस बिना नाम वाले गांव में रुक कर देखना चाहता है कि वैन क्या कर सकता है। टीम के आधे लोग मना कर देते हैं क्योंकि गांव में ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन उसका कोर ग्रुप रुक जाता है क्योंकि वैन को लड़ते देखा था। उन्हें लगता है कि वैन कोई आम बच्चा नहीं है। वो मानते हैं आगे चलकर वैन बड़ा काम करेगा और तब उनकी लॉयल्टी काम आएगी। उधर टिल वैन को हिलाकर डांटती है कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। वो कहती है कि अगली बार खतरे में वही जाएगी। तभी डी और बाकी लोग आते हैं और बताते हैं कि गांव वाले गेट पर जमा हो गए हैं। वैन हिम्मत और उम्मीद के साथ गांव में कदम रखता है, लेकिन जैसे ही वो गांव को देखते हैं उसकी उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। गांव कमजोर और उजड़ा हुआ लगता है। विलेज चीफ वैन का स्वागत करता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वैन सबसे पहले पूछता है कि क्या पहले भी गाँव का हमला हुआ है। चीफ बताता है कि इस साल कई बार हो चुका है। वैन वजह पूछता है। चीफ समझाता है कि पहले गाँव किसी और टेरिटरी में था और वहाँ नाइट्स नियमित आते थे। जब से इलाका फेडियो फैमिली से आया है तब से कोई देखने नहीं आया। वेन इसके लिए माफी महसूस करता है। वो समझाते हैं कि उसके पिता अभी छोटे गांव की वैल्यू नहीं समझते। ये सुनकर गांव वाले नाराज हो जाते हैं। चीफ पूछता है कि क्या नोबल्स को लगता है कि छोटे गांव बचाने लायक नहीं होते क्योंकि वहाँ से कम टैक्स मिलता है। वेन बताता है कि किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। इससे गांव वाले और गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई नोबल उनकी हालात कभी नहीं समझ पाएंगे। वेन समझाता है कि वो गाँव के फ्यूचर्स की बात कर रहा है और गुस्सा किसी काम का नहीं है। वेन कहता है कि गाँव की हालत के लिए नोबल जिम्मेदार है, लेकिन असली वजह किंगडम के पुराने कानून है। उन कानून को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें कुछ और करना होगा। पहला तरीका यह है कि गांव कुछ इतना कीमती बनाया जाए कि किंगडम उसे नजरअंदाज ना कर सके। दूसरा तरीका यह है कि इतना पैसा कमाया जाए कि मशीनरी रखी जा सके। तीसरा तरीका यह है कि गांव को धीरे धीरे बेहतर बनाया जाए। एक गांव की औरत बताती है कि उन्होंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है कि अब हालात बदल गए हैं क्योंकि अब उनका नया लॉर्ड है। वो गांव की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन जब एस्पेराडा और डी आगे आते हैं और खुद को पुराने हेड
बटलर और नाइट के वाइस कमांडर के रूप में बताते हैं तो गांव वालों का भरोसा बढ़ जाता है। चीफ पूछता है कि क्या वैन के पास स्ट्रॉन्ग एलिमेंटल मैजिक है। वैन साफ बता देता है कि उसके पास सिर्फ एक प्रोडक्शन मैजिक है और उससे लड़ाई की ताकत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गांव वाले ओपनली नाराज हो जाते हैं और वैन का ईगो थोड़ा ठेस पहुंचता है। तभी एक गांव वाला उससे पूछता है कि टैक्स के बारे में क्या किया जाए, क्योंकि अभी उन्हें अपनी आमदनी का 30% देना बहुत मुश्किल हो रहा है। वह तुरंत फैसला करते हैं कि जब तक गांव ठीक से स्थापित नहीं हो सकता टैक्स सिर्फ 10% लिया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले उसे पसंद करने लगते हैं। फिर वेन कहता है कि गांव की सुरक्षा पर भी काम करना होगा। वो एस्पराडा से पूछता है कि जो अर्थ वॉल बनता है क्या वो लंबे समय तक टिकेगा। बटलर बताता है कि ये केवल थोड़ी देर के लिए टिकती है, फिर माना खत्म होने के बाद ये सिर्फ मिट्टी का ढेर बन जाती है। वैन तय करता है कि बाद में मौजूद दीवार बनेगा, लेकिन फिलहाल एस्पराडा से मैजिक से दीवार बनाने को कहता है। बूढ़ा बटलर तुरंत गांव के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बना देता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वैन कहता है कि उन्हें पीटफॉल और ट्रैप्स बनानी होगी ताकि कोई भी बैंडिट्स धीरे धीरे आगे बढ़े। डी उसे ये काम सौंपने को तैयार हो जाता है। फिर वैन गांव वालों की ओर मुड़ता है और कहता है कि अगर सभी मिलकर गांव फिर से बनाएंगे तो इसे सफल बनाना अब कोई सपना नहीं होगा। फिर वैन जंगल में आ जाता है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन मैजिक पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। वो एक छोटी लकड़ी की तलवार लेता है और अपनी मैजिक से उसे हर इंच को महसूस करता है। फिर वो लकड़ी को बहुत पतले धागों में बांट देता है और उन्हें मजबूत पैटर्न बनाकर एक सॉलिड प्राइड क्यूब बनाता है। टिल और काम पूछते हैं कि ये क्या है। वैन बताता है कि ये नैनो मटेरियल क्यूब है जो बहुत मजबूत है। वो कई क्यूब्स बनाता है। थोड़ी देर बाद औरत और उसके दोस्त वहाँ से गुजरते हैं। उन्हें ये क्यूब RGB क्यूब देखकर क्यूरियोसिटी होती है। औरत पूछता है कि क्या वो इसे काट कर देख सकता है। वो एक क्यूब को हवा में उछालता है और पूरी ताकत से काट, लेकिन क्यूब पास के पेड़ से टकराता है और एक भी खरोच नहीं आती। और तो डिसबिलीफ में है क्योंकि उसकी ताकत पत्थर को काट सकती है, लेकिन नैनो मटेरियल क्यूब अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद वैन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो सूरज डूबने तक हथियार और चीजें बनाता रहता है। टिल पूछती है कि क्या वो थक नहीं रहा, क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक ज्यादा माना खाती है, लेकिन वैन बिल्कुल ठीक महसूस करता है। वो सोचता है कि उसके पास जितनी माना है और बिना सोचे समझे फिर से लकड़ी से कटाना बना देता है। काम की आंखें चमक उठती हैं जब वो नई तलवार देखता है। वैन उसे वो तलवार देता है। फिर टिल भी उसे देखकर विनती भरी नजरों से देखती है। वैन उसे एक एक्स देता है, लेकिन टिल खुश नहीं होती क्योंकि उसका स्कल वाला डिजाइन उसकी क्यूट वाइफ के साथ मेल नहीं खाता। रात को जब टिल और काम सो जाते हैं, वैन कैंप फायर के सामने बैठे रहते हैं और आराम नहीं कर पाता। ट्रैवल और लड़ाई के बाद वो थक गया होता है और गंदा भी लगता है क्योंकि कई दिनों से नहाया नहीं है। उसे लगता है कि उसके सर्वेंट भी थके हुए हैं और उसे गांव पर काम करने से पहले बेसिक सुविधाएं चाहिए। अगले दिन वैन एक खुली जगह में नैनो क्यूब से एक घर बनाने लगता है। गांव वाले इकट्ठा होकर देख रहे होते कि वो क्या कर रहा है। खुद वैन भी सुनिश्चित नहीं होता कि वो इतना बड़ा घर बना पाएगा या नहीं, लेकिन वो डिटेल और स्टेप्स पर ध्यान देता है। सबसे पहले वो मजबूत पिलर्स खड़ा करता है जो सीलिंग का वेट सह सके। फिर उसके चारों तरफ दीवारें बनाता है और इसके बाद कमरा बनाता है, दरवाजे और खिड़कियां लगाता है और छत जोड़कर पूरा घर कंप्लीट करता है। कुछ समय में उसका घर तैयार हो जाता है। कोई विश्वास नहीं कर पाता कि वैन ने सेकंडों में पूरा मेंशन बना दिया, लेकिन वैन खुश होता है कि अब उसके पास आराम से रहने के लिए घर है। पूरा गांव और वैन के दोस्त मेंशन को देखकर हैरान रहते हैं।